दोस्त, हम लोग पिछला क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए थे और इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुरू से हम यहाँ शुरू करते हैं। कह रहा कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। कहने का मतलब ये है कि हर महाजनपद का एक राजधानी होता था और उस राजधानी को सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ से किला बनाया गया था, बाउंड्री बनाया गया था और उसको देख रेख करने के लिए सरकार यानी राजा अपने राजमहल में कर्मचारियों को रखती थी, सेना रखती थी, अधिकारियों को रखती थी। तो इन सबको पैसा देने के लिए, पेमेंट देने के लिए सरकार के पास और पैसे जाना चाहिए, यानी राजा के पास अधिकांश मात्रा में पैसा चाहिए, तब ना ये सब का टैक्स देगा। तो कहाँ से लेकेगा, कहाँ से ये सब लेके आएगा? तो गाँव से लेगा ना। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। 6ठी शताब्दी में अनुमान ऐसा लगाया जाता है इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्राह्मण है ना, इन लोगों ने एक बुक निकाला जिसको धर्मशास्त्र बोलते हैं, ठीक है ना। धर्मशास्त्र नामक एक किताब निकाला, उसको ग्रंथ हम लोग बोलते हैं, रचना की, ठीक। और ना इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण थे ना, उन लोगों ने 6ठी शताब्दी में एक किताब लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? धर्मशास्त्र। हिचकी आ रहा है। धर्मशास्त्र नामक एक किताब लिखा था, ठीक है ना, ग्रंथ। और उस ग्रंथ में लिखा था ना, समाज में लोगों के लिए मतलब किसका क्या काम है, किसका क्या दायित्व है, उस मतलब ब्राह्मणों के मुताबिक इस किताब के मुताबिक जो है ना, ये धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ इसके मुताबिक समाज में होना चाहिए। जैसे में राजा जो होना चाहिए ना, तो वो क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए। ठीक है ना। शासकों का काम किसानों, व्यापारी और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या लिखा था इस किताब में कि जो राजा होगा ना, जो शासक होगा ना, यह अपने प्रजा से कर लेगा, ठीक है ना, यानी टैक्स लेगा। क्या वनवासी क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? ऐसा हम लोगों को, हमारे पुरातात्विक को, इतिहासकार को, जो ये सब लिखते हैं, उन लोगों को इस बात पे उतना कंफर्म ना है कि क्या जो राजा थे, जो जो जंगलों में लोग रहते थे उनसे भी लेता था, या फिर जो चरवाहे थे, जो किसान थे, चरवाहे थे, उन सबसे भी टैक्स लेता था। किसान से तो फिक्स लेता था, चरवाहे से जो माल गरू पोसते हैं उनके लिए इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है कि जब राजा है तो टैक्स सबसे ही लेता होगा, चाहे ना ही भी लेता होगा। एग्जाम्पल के लिए आज से कल में देख लीजिएगा, कुछ लोग जब फार्म भरते हैं तो उनको फार्म का फी नहीं लगता है, फ्री में जाकर फार्म भर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जब फार्म भरेंगे सरकारी नौकरी के तो उनको पैसा देना पड़ता है। तो हो सकता है कि उस समय भी राजा क्या कहता होगा ना, जो जो आर्थिक जो पिछड़ा होगा, पूरा पीछे हुआ जंगल में रहता होगा, ये सब जो लिखा है तो वनवासी और चरवाहा हो सकता है इनसे ना लेता होगा। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक अवैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। ये तो सबको पता है कि अगर मान लीजिए एक तो राजा तो अपने अपने प्रजा से तो टैक्स लेवे करेगा, कर लेवे करेगा, साथ ही साथ जो भी उसके नज़र में, उस साम्राज्य के नज़र में जो भी जो भी दूसरा छोटा मोटा राज्य था ना, कमज़ोर लगता था ना, तो उस पर हमला करता था और उसके पास अधिक मात्रा में संपत्ति था तो उसके संपत्ति को यह हड़प लेता था। यानी अपने से कमज़ोर पे हमला करेगा और उस पर जीत जाएगा और उसकी संपत्ति को अपना ले लेगा, तभी ना इसका संपत्ति और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर भी निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था।
देखो कुछ ऐसे महाजनपद थे जो अपना सेना बना के तैयार कर लिया हमेशा कि हमारे पास कभी भी लड़ाई हो जाएगा तो मेरे पास सेना है, रखी हुई है, अस्थाई सेना है, ठीक है ना, यह युद्ध के लिए तैयार है, ठीक है ना। और अपना ये नौकरशाही भी तंत्र तैयार कर लिया, अधिकारी कर्मचारी सब अपने महल में रख लिया काम करने के लिए, जो बड़ा बड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे भी साम्राज्य थे जो भाई साहब सहायक सेना थे, सहायक सेना उसे कहते हैं, जो ऑलरेडी पहले से सेना ना है, जब भी युद्ध होगा ना तो हम क्या करेंगे ना, किसानों को भर्ती करेंगे, युद्ध लड़ाएंगे, जब युद्ध खत्म हो जाए तो फिर किसान अपना खेती करेगा, ठीक है ना। तो सहायक सेना ये है। तो कुछ ऐसे भी राज थे जो कि सहायक सेना पर निर्भर थे लेकिन कुछ राज थे जो अपना सेना बना लिए थे। कह रहा है कि ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, ठीक है ना, हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है, ठीक है। ओलिगार्की या शासन समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप एक गांव का ले लीजिए, गांव में मुखिया होता है ना, तो गांव में डिसीजन जो होगा ना मुखिया नहीं लेगा, डिसीजन क्या लेगा तो गांव के जो अमीर लोग हैं, जो रईस लोग हैं, वो लोग डिसीजन लेंगे, कुछ लोग मिल के कि यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, समूह शासन या फिर अलौकिक, ठीक है ना, यही है आपका, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर एक आदमी शासन, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर राजा होगा तो राजा जो कहेगा वही होगा ना, राजा कहेगा कि यहाँ पर नली बनना चाहिए तो नली यही बनेगा। लेकिन इस अलौकिक या समूह शासन में राजा के बात ना चलेगा, यहाँ पर जो उस समाज के अमीर आदमी होगा उनका बात चलेगा, ठीक है ना। अब हम 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के बारे में जानेंगे, मगध के बारे में, ठीक है ना, डिटेल्स। जिस तरह से हम लोग हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से महाजनपद जो 16 है उस महाजनपद में से एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मगध, ठीक है ना। इसके मुताबिक ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय महाजनपद कैसा होता था, ठीक। जिस तरह से आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िए, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़े हैं, सिर्फ मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े हैं, तो आपको पता चल गया था ना ये लोग कितना विकसित थे, क्या थे, कैसे थे। तो वैसे ही आप मगध महाजनपद के बारे में पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि महाजनपद कितना शक्तिशाली थे, कैसे क्या था, इनका प्रशासन कैसे चलता था। कह रहा है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। देख 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये समय जो है ना, यहाँ पर उस समय तो आपको पता है कि महाजनपद बहुत सारे थे, यानी 16 को महाजनपद था। उन 16 महाजनपदों में से सिर्फ एक ही महाजनपद था जो कि सबसे शक्तिशाली था, उसका नाम क्या था, मगध, इसीलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। यह आज के बिहार राज्य में था मगध, ठीक है ना।